वेलकम बैक गाइस। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेजरी ऑफ नॉलेज में। मेरा नाम है विजय और आज हम डिस्कस करेंगे एचपीयू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन है। और पिछली बार जो 2022 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, इसमें जो है डिटेल डिस्कस करेंगे। और पिछली वीडियो में मैंने इसी पे डाली थी एक वीडियो टीचिंग एप्टीट्यूड पे, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और शुरू करते हैं आज का ये प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न था आपका, एक नया शिक्षक जिसके साथ उसकी कक्षा में दुर्व्यवहार किया जाता है वे छात्रों के साथ व्यवहार करेगा। तो क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है और सही से पढ़ना है। एक नए शिक्षक की बात हो रही है, जब कोई नया टीचर जो है, एक नया शिक्षक जिसके साथ उसकी कक्षा में दुर्व्यवहार किया जाता है, मिसबिहेव किया जाता है, वे छात्रों के साथ व्यवहार करेगा। तो मैंने पहले भी बताया हुआ है इसके की पॉइंट्स। टीचिंग एप्टीट्यूड को अगर आप लोगों ने सही करना है तो पहले आप लोगों को इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट करनी होगी, खुद को एज ए टीचर समझना होगा, तभी जो है इन क्वेश्चंस के जो आंसर है आपको टेक करने हैं। दूसरा है, इस जो क्वेश्चन होते हैं ये, इनको मार्क करने के लिए आपको सारे ऑप्शन पढ़ने होते हैं, चार के चार ऑप्शन पढ़ने होते हैं। और इन चारों ऑप्शन में से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होता है, जो सबसे सही फिट बैठता है आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, टीचर पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, नॉट ओनली आपकी पर्सनैलिटी, आप एज ए टीचर पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन सबसे फिट है उसी को आपने टिक करना है। और 40 नंबर का ये पोर्शन रहता है और काफ़ी वाइड पोर्शन है और काफ़ी लेंथी भी है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो इसको सही से अंडरस्टैंड कर लेना आपने, इसको अच्छे से पढ़ लेना है, तभी जो है आप अच्छे मार्क्स ले पाएंगे एचपीयू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो इसका जो पहला ऑप्शन था वो था दंडात्मक उपाय लागू करेगा, अप्लाइंग प्यूनिटिव मेजर, अपने गुणों में सुधार करेगा और उनके सामने इसे अच्छे तरीके से व्यक्त करेगा। इम्प्रूविंग हिज क्वालिटीज एंड एक्सप्रेसिंग इट बिफोर देन इन ए गुड वे, बिफोर देम इन ए गुड वे, अच्छे तरीके से व्यक्त करेगा। ऑप्शन सी है, परामर्श के बाद अपनी कक्षा बदलेगा, मतलब चेंजिंग हिज क्लास आफ्टर कंसुलेशन, मतलब प्रिंसिपल से डील करेगा और बोलेगा कि मेरी कक्षा बदल दी जाए क्योंकि यहाँ पर जो है मेरे साथ मिसबिहेव हो रहा है। ऑप्शन सी है ये। ऑप्शन डी है, उन्हें निष्कासन की धमकी देगा, तो उन्हें बाहर निकालने की धमकी दे देगा जो बच्चे मिसबिहेव कर रहे हैं एक नए टीचर के साथ में। तो देखो यहाँ पर सबसे मोस्ट सकारात्मक और मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है उसी पे टेक करना है अपने माइंड में, इसको बिल्कुल साइकोलॉजी में सेट कर लेना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, इम्प्रूविंग हिज क्वालिटीज़ एंड एक्सप्रेसिंग फॉर देम गुड वे। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। अपने गुणों में सुधार करेगा, अपनी क्वालिटीज़ में चेंजेस लाएगा और उनके सामने इसे अच्छे तरीके से व्यक्त करेगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर था। काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि पेपर में जो है क्वेश्चन दो दो ऑप्शन जो है वो आपको सही लगते हैं, लेकिन उसमें भी आप लोगों ने जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है उसको देखना होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी था। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे किस प्रकार से इन प्रश्नों को जो है हल करना है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक डेटा का स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए है किताबें, ऑप्शन बी समाचार पत्र, ऑप्शन सी उत्तरदाता, ऑप्शन डी रिपोर्ट। तो इस प्रश्न को पहले हम अच्छे तरह से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जो प्राथमिक डेटा होता है ये क्या होता है? प्राथमिक डेटा का यहाँ मतलब है टीचिंग प्रोफेशन में प्राथमिक डेटा जिसके साथ में आप सबसे पहले जो है इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप किसके साथ में इंटरेक्ट करते हैं? जब क्लास में जाते हैं तो आप अपने जो आपके रिस्पोंडेंट होते हैं, आपके जो स्टूडेंट होते हैं उत्तरदाता, उनके साथ में इंटरेक्ट करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसका सी होगा, उत्तरदाता। उत्तरदाता क्यों होगा मैं इसको आपको थोड़ा एलेबोरेट करके बताता हूँ, एक्सप्लेन करके। जैसे कि आप लोग क्लास में गए और आप लोगों ने बच्चों से इंटरेक्ट हुए। तो आप जब क्लास में जाते हैं तो एक होती है आपकी, आप जब बीएड में आओगे तब पढ़ेंगे पीके टेस्टिंग, जिसको क्या बोलते हैं? प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग बोलते हैं, जिसको पीके टेस्टिंग, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। तो जैसे ही क्लास में जाते हैं तो ऐसा नहीं करते कि सबसे पहले सीधे ही पढ़ाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आप लोग उनसे बातचीत करते हैं, पुराने जो पीछे पढ़ाया था उसका क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उनके पास आंसर्स होते हैं तो वो रिस्पॉन्ड करते हैं उस बात का। तो हमें डाटा कलेक्ट होता है, प्राइमरी डाटा कलेक्ट करते हैं हम वहाँ से कि हाँ सबसे पहले जो हमने उनसे पूछा और उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। तो इसका जो टीचिंग जो प्रोफेशन में जो इसका बिल्कुल सही आंसर था, अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन सी, उत्तरदाता, रिस्पोंडेंट जो है इसका
सही आंसर है प्राथमिक डाटा का स्रोत होता है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कई अनुभवी शिक्षक कक्षा में जाते हैं और सीधे एक पाठ शुरू कर देते हैं। प्रश्न को आपने आराम से पढ़ना है, विराम दे के पढ़ना है पूरे सेंटेंस के साथ में, तभी प्रश्न समझ आएगा। अगर आप सीधे ऐसे पढ़ेंगे कई अनुभवी शिक्षक कक्षा में जाते हैं और सीधे पाठ शुरू करते हैं, तो आपको प्रश्न जो है समझ नहीं आएगा कि क्या कह रहे हैं, क्योंकि लंबा प्रश्न होता है। तो कई अनुभवी शिक्षक कक्षा में जाते हैं और सीधे एक पाठ शुरू करते हैं। शिक्षण पेशे की शुरुआत के रूप में आप, तो यहाँ पर कौन से टीचर की बात हो रही है? एक्सपीरियंस्ड टीचर की बात हो रही है। पहले शब्द आप लोगों को ने बिल्कुल फोकस करना है, जो शब्द लिखे गए हैं अनुभवी शिक्षक की बात की जा रही है, तो आपने यहाँ पर खुद को एक एक्सपीरियंस्ड टीचर मानना है कि आपको लंबा समय हो गया है पढ़ाते हुए। मैनी एक्सपीरियंस्ड टीचर गो इनटू अ क्लासरूम एंड एम्बार्क स्ट्रेट अवे अपॉन ए लेसन, मतलब सीधे पाठ शुरू कर देते हैं, जाते ही पढ़ाना शुरू कर देते हैं। एज ए बिगनर टू दी टीचिंग प्रोफेशन विल यू, शिक्षण पेशे की शुरुआत के रूप में आप क्या करेंगे? जब आप शिक्षण पेशे में है और शुरुआत के रूप में आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए है आपका एक ही प्रक्रिया अपनाएंगे, अडॉप्ट द सेम प्रोसीजर, जैसा आप पढ़ाते वैसे पढ़ाते रहेंगे। नवीन विचारों के साथ अपनी तैयारी के साथ रिटर्न नोट्स बनाएंगे। तो यहाँ पर छोटी सी एरर है, इसको करेक्ट कर देता हूँ मैं सबसे पहले। ये जो रिटर्न है ये रिटर्न नहीं है, यहाँ पर है रिटर्न नोट्स। क्या है ये? रिटर्न नोट्स। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर WRITTEN, रिटर्न नोट्स बनाएंगे। ये ऑप्शन में आप लोग इसको कट कर लीजिएगा, रिटर्न नहीं है ये, रिटर्न नोट्स है ये। नवीन विचारों के साथ अपनी तैयारी के साथ रिटर्न नोट्स जो है बनाएंगे, मतलब लिखित नोट्स जिसको बोलते हैं हम। छात्रों के रूप में एक पसंद के रूप में, छात्रों को मतलब एक एज द स्टूडेंट अलाइक, मतलब छात्र आपको पसंद करेंगे कि हाँ आप सीधे पाठ पे आ रहे हैं। ऑप्शन डी है केवल व्याख्यान पद्धति का प्रयोग करेंगे, आप जस्ट ओनली विल द यूज लेक्चर मेथड से जाएंगे और लेक्चर डिलीवर कर देंगे। देखो छोटे बच्चे हैं तो आप लेक्चर तो डिलीवर कर नहीं सकते, सीधे जाके लेक्चर डिलीवर करने लग जाएंगे। ऑप्शन ए को देखें, एक ही प्रक्रिया अपनाएंगे। अगर सेम प्रक्रिया अपनाएंगे तो बच्चे बोर हो जाएंगे, और बोर हो जाएंगे तो वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे पढ़ाई में। तो टीचर का मेन एम क्या होना चाहिए कि आपको इफेक्टिव टीचिंग करनी चाहिए, जिससे कि बच्चे अट्रैक्ट हो, पढ़ने के लिए इंटरेस्ट ले। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो छात्र आपको पसंद करेंगे, तो अगर छात्र आपको पसंद करेंगे तो क्यों करेंगे? क्योंकि आप जो है एक सीधे ही पाठ शुरू कर देते, वो बोर हो रहे, तो वो नो डाउट आपको इतना पसंद नहीं करेंगे, उन्हें पढ़ना इतना अच्छा नहीं लगेगा आपसे। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है नवीन विचारों के साथ, मतलब अपने नए थॉट्स लेके जाना है। माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर आपको नए थॉट्स लेके जाने हैं क्लास में, और नई तैयारी के साथ में जो उन्हें पढ़ाना है और इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाना है। तो इसका जो सही और मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है ऑप्शन बी, नवीन विचारों के साथ अपनी तैयारी के साथ लिखित नोट्स बनाएंगे, मतलब रिटन नोट्स बनाएंगे, और उन्हें इंटरेक्टिव और इंटरेस्टिंग तरीके से जो है वो पढ़ाना चाहिए एक टीचर को इस परिस्थिति में। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनको थोड़ा आप लोग डिटेल में आराम से समझ लीजिएगा। अगर एक बार समझ लिए तो आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी HPU BEd एंट्रेंस एग्जाम में, क्योंकि 40 नंबर का जो पोर्शन है वो काफ़ी लंबा रहता है। उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। और मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने शिक्षण को विशिष्ट गतिविधियों की एक संगठित प्रणाली के रूप में परिभाषित किया, जिसका उद्देश्य शिक्षार्थी को कुछ सीखने में मदद करना है? तो ये एक प्रकार की डेफिनेशन ही थी। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं साइकोलॉजिस्ट के। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर था वो था स्मिथ ने जो है ये बात कही थी कि शिक्षण को एक विशिष्ट गतिविधियों की एक संगठित प्रणाली है, जो स्पेशल एक्टिविटीज़ करते हैं उसका एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है, इसको परिभाषित किया था। और उद्देश्य जो है शिक्षार्थी को कुछ सीखने में मदद करना। इससे जो है जो पढ़ रहे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें उनको कुछ लर्न करने में जो वो हेल्प मिलती है। तो ये किसने कहा था? स्मिथ ने कहा था। इंपॉर्टेंट है, पेपर में रिपीट हो सकता है, तो इसको आप नोट कर लेंगे। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको शिक्षण पेशा पसंद है क्योंकि? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। टू बी ऑनेस्ट, आपको पता होना चाहिए कि आप टीचिंग प्रोफेशन में क्यों जा रहे हैं, आपको क्यों जा रहे हैं, आपको ये यहीं पर पूछा गया है प्रश्न में। और इसमें
जिम्मेदारी कम है, ऑप्शन ए है, इसमें जिम्मेदारी कम है। ऑप्शन बी, आप इसमें रुचि रखते हैं। ऑप्शन सी, ये आसान है। ऑप्शन डी, ये आपको अधिक छुट्टियां प्रदान करता है। तो देखो, ए और डी ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो रहे हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सी नेगेटिविटी शो हो रही है। जिसमें नेगेटिविटी शो लग रही होगी, आपको महसूस हो रही होगी, तो वो आंसर नहीं हो सकता है। इसमें जिम्मेदारी कम है, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक टीचर की जिम्मेदारियाँ कम है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है। टीचर की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्योंकि वो एक समाज का निर्माण कर रहा होता है। अगर एक टीचर एक बच्चे को गलत पढ़ा दे कुछ भी, तो वो हमेशा के लिए गलत रह जाता है उसके दिमाग में। तो टीचिंग प्रोफेशन इज़ वेरी सेंसिटिव प्रोफेशन मेरे अकॉर्डिंगली, बहुत संवेदनशील विषय है। इसलिए इसमें जिम्मेदारी कम तो नहीं हो सकती, ज़्यादा ही हो सकती, कम नहीं हो सकती। अच्छा, डी ऑप्शन देखते ही, ये आपको अधिक छुट्टियां प्रदान करता है। तो छुट्टियों का तो कोई लेन देन है नहीं, टीचर तो हर पल टीचर करता रहता है, कहीं कोई मिल गया, बच्चा मिल गया, कुछ पूछता रहता है कोई ना कोई। तो टीचिंग तो आप लोगों में परमानेंट ही ऐड होनी चाहिए हर वक्त, जो है 24/7। ये आसान है, टीचिंग प्रोफेशन आसान भी नहीं है, जैसे मैंने बता दिया आप लोगों को कि जैसे संवेदनशील की मैंने बात की आप लोगों से कि काफ़ी संवेदनशील विषय है टीचिंग करना, इज़ वेरी सेंसिटिव प्रोफेशन आई थिंक। मैंने जैसे बताया कि आप एक बार अगर किसी स्टूडेंट को गलत पढ़ा दोगे तो हमेशा के लिए उसके माइंड में वो गलत ही रह जाएगा। तो ये टीचर की कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आसान तो इसको बोल नहीं सकते हैं। और आपको तैयारी करके पढ़ाना होता है, ऐसे भी नहीं है कि सीधे चले गए पढ़ाने। तो सी ऑप्शन भी जो है आपका गलत है। आप इसमें रुचि रखते हैं, आप इसमें रुचि रखते हैं, इसका बिल्कुल सही आंसर है, यू आर इंटरेस्टेड इन इट। आप टीचिंग प्रोफेशन में इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि इसमें आपकी रुचि है, आपको पढ़ाना अच्छा लगता है। तो इसका जो बी ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। मेरी कोशिश रहती है कि आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया जाए ताकि आप पेपर में अच्छे से जो आंसर है उनको फाइंड आउट कर पाएँ। तो किस तरह से फाइंड आउट करने हैं इसकी मैं जो आप लोगों को ये टेक्निक्स बता रहा हूँ कि पेपर में जो 4 ऑप्शन है, एक बात बता देता हूँ कि लास्ट में जो है ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड है ये लेंथी होता है क्योंकि इसमें आपको 4 के 4 ऑप्शन पढ़ने होते हैं। कि ऐसे नहीं मिल जाता कि डायरेक्ट आंसर बी सही है, पूरा प्रश्न पढ़ना होता है, सारे ऑप्शंस पढ़ने होते हैं, जिससे क्या होता है कि टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाता है और जो गोले लगाने का टाइम रहता है OMR शीट पर वो बहुत कम बचता है। लास्ट में तो ऐसी परिस्थिति भी हो जाती है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि गोले लगते भी नहीं हैं। तो टाइम मैनेजमेंट करके चलिएगा। अगर आप लोगों को इस HPU BEd एंट्रांस एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी पर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताइएगा मुझे। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक ज्ञान का एक उदाहरण है। एन एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इज। तो ऑप्शन ए है आपका पैगंबर या महान व्यक्ति का अधिकार, अथॉरिटी ऑफ द प्रॉफिट और ग्रेट मैन, सामाजिक परंपराएं और रीति रिवाज, सोशल ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स। ऑप्शन सी है धार्मिक ग्रंथ, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स। और ऑप्शन डी है प्रयोगशालाएं और क्षेत्र प्रयोग। तो काफ़ी आसान ऑप्शंस दिए थे। साइंटिफिक, साइंस की बात हो रही है, शब्द को आप लोग बिल्कुल हाईलाइट करके रखें अपने माइंड में। साइंटिफिक, साइंस की बात हो रही है तो नो डाउट साइंस के साथ रिलेटेड होगा इसका आंसर भी। तो पैगंबर या महान व्यक्ति का अधिकार तो रिलेट कर नहीं रहा है, पैगंबर की बात आ गई, भगवान की बात आ गई है, तो ये स्पिरिचुअलिटी में चला गया। अगर स्पिरिचुअलिटी वाला कुछ क्वेश्चन होता तो सामाजिक परंपराएं और रीति रिवाज, तो ये भी आपका सोशल में चला गया है, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। ऊपर साइंटिफिक लिखा है, साइंटिफिक नॉलेज। धार्मिक ग्रंथ भी नहीं हो सकता, रिलीजियस जो आपके स्क्रिप्चर्स होते हैं ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये साइंस के साथ रिलेट नहीं कर रहे हैं। मैंने बता ही दिया है ये आपका रिलीजियस, और ये जो रिलीजियस ग्रंथ है ये किसके साथ में रिलेट कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता के साथ रिलेट कर रहे हैं। तो ऊपर कुछ आध्यात्मिकता का पूछा होता तो ऑप्शन सी सही हो सकता था। अब मगर यहाँ पर जो है साइंटिफिक बात की गई है, तो प्रयोगशालाएं और क्षेत्र प्रयोग, मतलब कि ऑब्वियसली आपके जो लेबोरेटरीज एंड फील्ड एक्सपेरिमेंट्स जो है वो वैज्ञानिक ज्ञान का एक उदाहरण हो सकता है। जैसे कहीं आप प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोग किसको बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट्स जो बोलते हैं, फ्लास्क ली, कुछ टेस्टिंग की, लेबोरेटरीज रखी गई है जहाँ पे आप कुछ बना रहे हैं या कुछ प्रैक्टिकली जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो उम्मीद है आप लोग इसका आंसर समझ गए होंगे अच्छे से। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मार्गदर्शन गतिविधियों में से सबसे मौलिक गतिविधियों में से कौन सा पहले निष्पादित किया जाना चाहिए। यहाँ पर फंडामेंटल्स गाइडेंस की बात हो रही है, एक्टिविटीज़, और शुड बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। सबसे पहले किसे निष्पादित, कौन सी एग्जीक्यूट की जानी चाहिए, पहले कौन सी इम्प्लीमेंट करनी है, इसकी बात हो रही है। उद्देश्यों का निर्धारण, ऑप्शन ए है, आपको ऑब्जेक्टिव जो है वो डिटर्मिनेट करने होंगे। सीखने की गतिविधियों का चयन, आपको सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़ करनी होगी कि आपको
सीखना क्या है, सीखने की प्रक्रिया का निर्धारण, सीखने का जो एक डिटर्मिनेशन है, एक प्रोसेस है, उसको आपको निर्धारित करना होगा। पाठ्यक्रम का चयन, सिलेक्शन ऑफ करिकुलम करना होगा। तो देखो यहाँ पर दो ऑप्शन जो है बी और सी, ये तो टोटली एलिमिनेट हो रहे हैं, क्योंकि जो मार्गदर्शन के लिए जो मौलिक गतिविधि है वो कौन सी होनी चाहिए सबसे पहले। तो या तो हो सकती है आपकी उद्देश्यों का निर्धारण, मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है, या तो हो सकता है कि पाठ्यक्रम का चयन। लेकिन इसमें जो भी इन दोनों में से जो भी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है सिलेक्शन ऑफ करिकुलम। अगर आप करिकुलम का सिलेक्शन करते हैं तो उसमें ही आपका जो है ऑब्जेक्टिव्स भी आ जाते हैं करिकुलम में ही। करिकुलम क्या होता है, करिकुलम एक वैसे वाइड टर्म है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पाठ्यक्रम क्या होता है, जो जो एक पाठ्यक्रम सेट होता है, एक सिस्टम सेट होता है कि आपको पढ़ना है, ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतना सिलेबस पढ़ना है, इस क्लास में इतने टाइम होना चाहिए, मैथ के लिए इतना टाइम होना चाहिए, हिंदी की पढ़ाने के लिए इतना टाइम होना चाहिए, और रिसेस भी होनी चाहिए, छुट्टी भी होनी चाहिए, उन्हें खाना भी मिलना चाहिए, बच्चों को बस्ते का बोझ करना कम करना है, और पेपर में बर्डन नहीं देना है उन्हें, और ज़्यादा प्रयोगात्मक शिक्षा मतलब एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करनी है। तो ये सब किस में सेट होता है, पाठ्यक्रम में सेट होता है, यही करिकुलम कहलाता है। खेलना है, खेल कूद, टूर्नामेंट, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जिसको बोलते हैं, डांसिंग, कल्चरल एक्टिविटीज़ हो गया, आपकी स्पोर्ट्स में हो गया, तो इसको ये सब किस में आता है, करिकुलम में आता है। वो आपकी किताबों से लेकर आपकी फिजिकल एक्टिविटी तक, जैसे खेल वगैरह बताए मैंने। तो उम्मीद है आप लोग करिकुलम को समझ गए होंगे। करिकुलम एक काफ़ी वाइड टर्म है, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है ये, पाठ्यक्रम का चयन। सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेक्शन ऑफ करिकुलम करना, कि बच्चों को कैसे तैयार करना है, सिस्टम के अंदर कैसे रखना है, कैसे पढ़ाना है, और सब कुछ। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। काफ़ी इलेबोरेट कर दिया मैंने इसको, काफ़ी समझा दिया है। उम्मीद है आप लोग समझे होंगे, और पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोग इसको आराम से टिक करेंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में बार बार आता है एचपीयू बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। शोर के रूप में जाना जाता है, शोर, नॉइस इज नोन एज, नॉइस क्या होती है, ये आपके टीचिंग और स्टूडेंट के बीच का के रूप में पूछ रहे हैं। शोर तो वैसे नॉइस पोल्यूशन भी होता है, आप लोगों को पता है, गाड़ियाँ, रेलगाड़ियाँ जो भी है वगैरह। तो इसका ऑप्शन ए है संचारण बाधा, ट्रांसमिटिंग बैरियर, ऑप्शन बी है रिसीविंग बैरियर, ऑप्शन सी है सेंडर बैरियर, ऑप्शन डी है टेकन बैरियर। मतलब कि कोई रिसीव कर रहा है उसकी बाधा है ये, कोई सेंड कर रहा है उसकी बाधा है, कोई ले रहा है उसकी बाधा है, मतलब नॉलेज की बात हो रही है। और ट्रांसमिटिंग बैरियर, संचारण बाधा। देखो अगर आप एक कक्षा में हैं, आप पढ़ा रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं, और बच्चे जो वो शोर कर रहे हैं, तो बच्चे शोर कर रहे हैं तो हो सकता है कि सिर्फ वो आगे वाले बच्चों को ही सुनाई दे और पीछे वाले बच्चों को वो सुनाई नहीं दे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कंट्रोल करनी होगी क्लास, आपको पॉजिटिव तरीके से कंट्रोल करनी होगी। ऐसा नहीं कि आप उन्हें डांट देंगे। पेपर में प्रश्न आ भी सकता है कि एक कक्षा में बहुत शोर मचा हुआ है, तो आप उन्हें कैसे रोकेंगे। तो चार ऑप्शन देंगे, तो उसमें लिखेंगे कि डांटेंगे, समझाएंगे, बताएंगे, अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाएंगे। तो ऐसे आपको एक मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो ढूंढना होता है। तो शोर के रूप में जाना जाता है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, संचारण बाधा। इसका सही आंसर है, माफी चाहूँगा, संचारण बाधा जो इसका सही आंसर है, ट्रांसमिटिंग बैरियर है। अच्छा, आप लोग पूछेंगे कि सर ट्रांसमिटिंग बैरियर कैसे है। ट्रांसमिटिंग बैरियर ऐसे है कि जैसे आप पढ़ा रहे हैं तो बच्चे शोर कर रहे हैं, तो आप जो पढ़ा रहे होंगे वो उन तक तो पहुंच नहीं रहा होगा। मान लो आपने 30 मिनट की क्लास लेकर चले गए, तो बच्चों को तो ट्रांसमिट हुआ ही नहीं वो नॉलेज जो आपने पढ़ाया, तो आपका 30 मिनट जाने का फ़ायदा नहीं हुआ। तो जो नॉइस है, जो शोर है, एक्सटर्नल शोर भी हो सकता है, कुछ कहीं बाहर हो और अंदर क्लास तक आ रहा हो, और क्लास का जो आप पढ़ा रहे हो वो बच्चों तक नहीं पहुंच रहा हो। तो ब्रॉडर कंसेप्ट है, इसको भी अच्छे से समझ लेना है। तो ये ट्रांसमिटिंग बैरियर, आप अपने नॉलेज को ट्रांसमिट नहीं कर पा रहे हो। ट्रांसमिट करने का मतलब क्या होता है, संचारित नहीं कर पा रहे हो। आप क्लास में क्यों गए हो, पढ़ाने के लिए गए हो, अपने नॉलेज को डिलीवर करने के लिए गए हो, और डिलीवर तो हो नहीं पा रहा है शोर की वजह से। शोर क्या है, ट्रांसमिटिंग बाधा, आपके नॉलेज को आगे बढ़ाने में जो है वो अवरोध पैदा कर रहा है। तो उम्मीद है इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है ए ऑप्शन होगा। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। काफ़ी डिस्कशन कर दी है इस विषय पे, और मैंने पेपर में आ सकता है तो आप लोगों को ज़्यादा, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो ये क्वेश्चंस है इनको आप लोग कैसे टैकल करना है, और कैसे यहाँ पर साइकोलॉजी और रीजनिंग एबिलिटी लगानी है आपने, यही समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। और उम्मीद है आप लोग समझ भी पा रहे होंगे। अगर आप समझ रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रेजेंस को जरूर शो करिए। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप अपने निष्पक्ष व्यवहार को कैसे प्रदर्शित करेंगे एज ए टीचर। आप अपने जो निष्पक्ष व्यवहार है, जिसको
इम्पार्शियल बिहेवियर कहते हैं। तो उसको कैसे प्रदर्शित करेंगे? ऑप्शन ए है उच्च आत्मसम्मान और अहंकारी व्यवहार को बनाए रखते हुए इगोस्टिक जो है वो उसको बनाए रखेंगे आप। व्यवहार को अधिक संतुलित और निष्पक्ष बनाकर, व्यवहार को ज़्यादा आपको बैलेंस करके और इम्पार्शियल बना के। एक शिक्षक पर हमला करके, भाई शिक्षक पर क्यों हमला करेंगे आप लोग? शिक्षक समुदाय की आलोचना करके, शिक्षक समुदाय की आलोचना क्यों करेंगे आप लोग? तो ये सी और डी ऑप्शन तो सीधे ही खुद ही आवाज़ें दे रहे हैं चिल्ला चिल्ला कर कि हम तो सही है नहीं। ऑप्शन ए और बी में से ही है, इनमें से ही ढूंढ लो। तो इसमें से भी जो आप इसको देख सकते हैं आप लोगों ने ऑप्शन में ना, जो नेगेटिव वर्ड्स हैं उनको भी हाईलाइट कर लेना, क्योंकि नेगेटिव वर्ड्स कहीं मिलेगा तो वो आंसर नहीं हो सकता है। जैसे अहंकारी व्यवहार, इगोस्टिक बिहेव क्यों करेंगे आप? बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अगर आप इगोस्टिक हो गए तो वो सही होगा किसी टीचर के लिए? बिल्कुल नहीं। टीचर का नेचर कैसा होता है? बिल्कुल पोलाइट होता है। तो आप लोगों को पोलाइट रहना है और बिल्कुल भेदभाव नहीं करना है। मान लो आप कहीं टूर्नामेंट में ही है और वहाँ पर आप लोग टूर्नामेंट करवा रहे हैं, तो डिसीजन ले रहे हैं कि हाँ भाई किसका पॉइंट है या कुछ भी गेम चली है, तो वहाँ भी आपको कैसा रखना चाहिए? आपको अपना बिहेवियर जो बैलेंस रखना चाहिए, निष्पक्षता करनी चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए। मतलब आप लोगों को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, जो सही है उसके साथ ही रहना चाहिए। तो काफ़ी आसान था वैसे ये क्वेश्चन, काफ़ी डिस्कशन कर दिया इसके ऊपर भी मैंने। तो इसका जो ऑप्शन बी है बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर होगा। ये तो बिल्कुल ऑप्शन बी जो है वो खुद चिल्ला के बोल रहा था कि मैं हूँ आंसर। तो पेपर में वैसे जल्दबाजी होती है तो इतना समझ भी नहीं आता, तो आराम आराम से और मैनेज करना है टाइम में। जो बीएड का एंट्रांस होगा तब आप जब कर रहे होंगे, वर्तमान समय में जब लिख रहे होंगे, कोड़े लगा रहे होंगे ओएमआर शीट पर, तो आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखनी है, अपनी रीजनिंग एबिलिटी को जो वो इम्प्रूव करना है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक संगीत कार्यक्रम के निम्नलिखित उद्देश्यों में से एक न्यूनतम प्राथमिकता है। मतलब कि लोएस्ट प्रायोरिटी की बात की जा रही है एक म्यूजिक प्रोग्राम में, एलिमेंट्री म्यूजिक प्रोग्राम की बात हो रही है और शब्दों को सही से पढ़ना है। ऑप्शन ए है बच्चों को विभिन्न प्रकार की संगीत रचनाओं से अवगत करना। न्यूनतम मतलब कम से कम जो इसमें कर सकते हो आप, उसकी बात की जा रही है। बच्चों को फुर्सत के समय के बुद्धिमान उपयोग के लिए तैयार करना। टू प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर वाइज यूज ऑफ लीजर टाइम। अवकाश सभा के लिए कलाकारों का एक समूह विकसित करना। टू डेवलप ए ग्रुप ऑफ परफॉर्मर फॉर हॉलीडे असेंबलीज। बच्चों को भावनाओं के अभिव्यक्त मार्ग प्रदान करना। तो इसमें जो ए बी और सी ऑप्शन है इनको तो आप लोग कर सकते हो। बच्चों को भावनाओं के अभिव्यक्त मार्ग प्रदान करना, ऑब्वियसली सिंगिंग जो इमोशनली जुड़ी होती है। बच्चों को विभिन्न प्रकार की संगीत रचनाओं से अवगत करवाना, नो डाउट। एक्सपोज देना बच्चों को वैरायटी ऑफ म्यूजिक, जैसे कि जितने भी म्यूजिक होते हैं दे सकते हैं। बच्चों को फुर्सत के समय के बुद्धिमान उपयोग के लिए तैयार करना, टू प्रिपेयर द चिल्ड्रन फॉर वाइज यूज ऑफ लीजियर टाइम। तो ऑब्वियसली जो बच्चों का फ्री टाइम होता है उस समय कुछ सीखने के रियाज कर सकते हैं अपने सिंगिंग के लिए। म्यूजिक की बात हो रही है प्राइमरी लेवल पर, तो इसको भी आप लोग प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन जो अवकाश सभा के लिए कलाकारों का एक समूह विकसित करना जो है, ये थोड़ा सा आपका ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, टू डेवलप अ ग्रुप ऑफ परफॉर्मर फॉर हॉलीडे असेंबलीज। जो यहाँ हॉलीडे शब्द लग गया है, इसको जो है इतना सेट ऑप्शन जो है वो नहीं बता रहा है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये हमारा आखिरी प्रश्न भी है। शिक्षण की प्रभावशीलता का आंकलन किस आधार पर किया जाता है? शिक्षण की प्रभावशीलता मतलब इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज़ टू बी जज्ड इन टर्म्स ऑफ, अगर कोई स्टूडेंट सॉरी माफ़ी चाहूँगा, कोई टीचर जो है बहुत इफेक्टिव तरीके से पढ़ा रहा है, इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा रहा है, तो कौन सा जो जज करने का यहाँ पर ऑप्शन है? कोर्स को पूरा करने में, अगर किसी टीचर ने अपना वो सिलेबस कंप्लीट कर दिया तो वो उसने इफेक्टिव तरीके से पढ़ाया है क्या? क्वेश्चन मार्क आपसे पूछ रहा हूँ, सोचिए। छात्र की रुचि मतलब कि स्टूडेंट जो इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो ये जो है आपकी इफेक्टिव टीचिंग है क्या? स्टूडेंट इंटरेस्ट ले रहे हैं तो। छात्रों के सीखने के परिणाम मतलब कि लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स, छात्र जो आउटकम दे रहे हैं आपके पढ़ाने के बाद में, तो ये जो है आपकी इफेक्टिव टीचिंग है। आपको प्रश्न कर रहा हूँ, आपको इसको भी सोचना है, इस विषय पे भी अपनी रीजनिंग एबिलिटी, तर्क शक्ति का उपयोग करना है। कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग मतलब कि आप यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स कर सकते हैं, जैसे कि मॉडल लेके, चार्ट लेके उसका उपयोग करेंगे तो उससे पता चलेगा इफेक्टिव है टीचिंग की नहीं। देखो यहाँ पर ऑप्शन तो सारे अप्रोप्रिएट लग रहे हैं थोड़े थोड़े से, लेकिन इसमें से हम एलिमिनेट करते हैं। जैसे कोर्स को पूरा करने में, कोर्स पूरा करेंगे तो
इफेक्टिवनेस तो नहीं दिखेगी इससे टीचर की। हमने टीचर की इफेक्टिवनेस देखनी है, उसकी प्रभावशीलता देखनी है कि उसने कितना प्रभाव डाला है। छात्र की रुचि, स्टूडेंट जो इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो मे भी हो सकता है कि टीचर ने अच्छा पढ़ाया हो और इफेक्टिव तरीके से पढ़ाया हो। छात्रों के सीखने के परिणाम, लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट, मतलब छात्र सीख रहे हैं और उनके से जो आउटकम्स दिख रही है आपको कि हाँ जो आपने पढ़ाया वो बच्चों ने इम्प्लीमेंट किया, खुद में प्रयोग कर रहे हैं उसको, और दिख भी रहा है कि आपने जो पढ़ाया वो दिख रहा है। तो कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग, तो जो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है छात्रों के सीखने का परिणाम। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। पेपर में ये रिपीट होता है HPU BEd एंट्रेंस एग्जाम में, आप नोट करके रख लीजिए इस प्रश्न को। काफ़ी जो साइकोलॉजिकल क्वेश्चन था ये, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था मेरे ख्याल से, क्योंकि जो आउटकम्स आती है, जैसे आपने किसी इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट कीजिए, आप टीचर है और आपने बच्चे को पढ़ाया है, और वो जो आपने पढ़ाया है वो आपका शिक्षण जो है वो उस बच्चे में दिख रहा है, आपने कितना सकारात्मक उसको पढ़ाया है और उसके व्यवहार में वो चीज़ दिख रही है, आउटकम आ रही है, तो इट मीन्स ही टीचेस और शी टीचेस वेरी इफेक्टिवली। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे इसका आंसर भी। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगले पार्ट में और भी क्वेश्चंस हैं, 40 क्वेश्चन होते तो अभी काफ़ी क्वेश्चन बच रहे हैं। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बता दिया है कि पहले भी मैं वीडियो डाल चुका हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड पे, और मेरा आपको जो पढ़ाने का तरीका है, टीचिंग एप्टीट्यूड को समझाने का तरीका है, अगर आपको समझ आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा। और एक पांचवा काम, अपना जो है अपनी प्रेजेंस को कमेंट बॉक्स में ज़रूर शो करिए। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद आप सभी का।